हमने पहले 32 बिट सीपीयूज को यूज किया, उसके बाद आया 64 बिट सीपीयूज, अब 128 बिट सीपीयूज कहाँ हैं? हम 2 डेकेड से 64 बिट सीपीयूज को यूज कर रहे हैं, अभी तक 128 बिट सीपीयूज का कंज्यूमर ग्रेड में नामो निशान नहीं है। अब ऐसा क्यों? 128 बिट सीपीयूज अगर होता तो उसमें क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकती थी या फिर डिसएडवांटेजेस हो सकता था? आइए आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ये सब CPU की रजिस्टर विड्थ को दर्शाता है। CPU की रजिस्टर विड्थ जितना बड़ा होगा उतना ही वो ज़्यादा रैम साइज को हैंडल कर पाएगा और उतना ही एफिशिएंटली रैम्स को यूज कर पाएगा। रजिस्टर विड्थ डायरेक्टली रिलेशन रखता है रैम से, यहीं पर रैम की जो मेमोरी एड्रेसेस है वो स्टोर होती हैं। अदरवाइज CPU को कैसे पता चलता है कि रैम के कौन से फिजिकल लोकेशन पे कौन सा डेटा पड़ा हुआ है? जैसे कि दोस्तों, अब सभी को पता है कंप्यूटर काम करता है बाइनरी में, यानी कि 0 और 1। अब मान लो मेरे पास एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें 2 बिट की स्पेस है। अब मैं 0 और 1 की उसमें कितने कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकता हूँ? 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1, इतने ही, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन को स्टोर कर सकता हूँ। 2 के पावर में 2 होगा, यानी कि 4 पॉसिबल स्टेट्स को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ऐसे अगर मेरे पास 32 बिट की स्पेस है तो इसमें मैं कितने पॉसिबल स्टेट्स को स्टोर कर सकता हूं? 2 के पावर में होगा 32, यानी कि 429 करोड़। सिमिलरली 64 बिट के साथ भी है, 128 बिट के साथ भी है। 2 के पावर में 64, 2 के पावर में 128। तो इन शॉर्ट 32 बिट CPU 32 बिट डेटा चंक्स को हैंडल कर सकता है, यानी कि 429 करोड़ डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को वो एक्सेस कर सकता है। 2 के पावर में होगा 32, यानी कि 4.2 बिलियन बिट्स, यानी कि 4 GB रैम को ही वो टोटल एक्सेस कर सकता है। अब अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है और उसका भी रैम है 512 MB, तो CPU आपके सिस्टम मेमोरी से, यानी कि एक्चुअल रैम से 3.5 GB ही यूज कर पाएगा। अब अगर 64 बिट CPU होता है तो 64 बिट CPU 64 बिट डेटा चंक्स को हैंडल कर सकता है, यानी कि टोटल होगा 2 के पावर में 64, तो वैल्यू इतना आएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इतने डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर पाएगा। तो थियोरेटिकली 64 बिट CPU 16 एक्साबाइट की रैम को एक्सेस कर सकता है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम से ये लिमिट हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की इतना कैपेबिलिटी नहीं होता है, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, पर CPU कर सकता है इतना। तो अब समझ सकते हो 32 बिट में जहां पर सिर्फ 4 GB रैम पे लिमिट हो जाती है, अब 64 बिट के साथ सर्वर्स पे भी इतना रैम की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना वो सपोर्ट कर सकता है। 64 बिट CPU के साथ हम टेराबाइट्स तक की रैम इजीली लगा सकते हैं, इवन विंडोज भी ये सपोर्ट करता है। अब 64 बिट की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे प्रोसेसिंग पावर का डिमांड बढ़ा। अब प्रोसेसिंग पावर का डिमांड बढ़ेगा तो रैम्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जो एप्लीकेशंस होगा वो ज़्यादा रैम मांगेगा, तो तब आर्किटेक्चर 32 बिट से 64 बिट में स्विच कर दिया गया नॉर्मल PCs के लिए। पर सर्वर्स में 90s के दौर से हम 64 बिट CPUs को यूज कर रहे हैं। 64 बिट CPUs लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रैम से एक्सेस कर सकता है, ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑफर करता है और ज़्यादा एफिशिएंटली उन डेटा को हैंडल कर सकता है 32 बिट CPUs के कंपैरिजन में। और अगर आप एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन को ज़्यादा रैम एलोकेट करना चाहते हो तो 64 बिट प्रोसेसर्स के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। 32 बिट में आप एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन को 2 GB की रैम ही एलोकेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। और यही रीज़न है जिस वजह से मेजॉरिटी कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस आज की डेट में 64 बिट प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रोसेसर की कोर काउंट बढ़ा वैसे वैसे रैम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगी। अगर हम 32 बिट में अटक के रह जाते तो आज की डेट में जो इतने ज़्यादा कोर्स को हम देख रहे हैं प्रोसेसर में, वो बेकार हो जाता। इतने कोर्स का कोई फायदा ही नहीं पहुँचता, एप्लीकेशन इनको यूज़ ही नहीं कर पाता। 12 कोर्स, 24 कोर्स जो हम देख रहे हैं, ये सब बेकार हो जाता। एक बात जरूर ध्यान रखो, जितना ये बिट नंबर बढ़ता है उतना ही प्रोसेसर और एक्यूरेट हो जाता है। तो हाई प्रिसिशन कामों में, जैसे कि किसी साइंटिफिक कैलकुलेशन में या फिर फिनेंशियल कैलकुलेशंस में, जो बिट नंबर अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा फायदा देगा प्रोसेसर। इंक्रिप्शन में भी 32 बिट CPUs के कंपैरिजन में 64 बिट बेहतर है। अगर 128 बिट का CPU आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बिट नंबर जितना बढ़ेगा इंक्रिप्शन को क्रैक करना उतना ही मुश्किल हो जाती है। सिमिलरली प्रिसीजन के साथ भी होगा। 64 बिट CPUs के कंपैरिजन में 128 बिट प्रोसेसर्स ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। पर 128 बिट CPUs को बनाने में, उसको फैब्रिकेट करने में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं।
अगर 64 बिट से हम 128 बिट में जाते तो परफॉर्मेंस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। उससे कई ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमने देखा कोर काउंट को बढ़ा के, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के, कैश मेमोरी में चेंजेस करके और भी डिफरेंट जितने भी चीज़ें हमने किया है प्रोसेसर्स के साथ, ये सब करके ज़्यादा बेनिफिट हमें मिला। 128 बिट प्रोसेसर्स को फैब्रिकेट करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, उनको डिज़ाइन करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, और उसके साथ कोर काउंट्स को बढ़ाना या फिर जो भी अभी तक हमने किया ये सब कुछ करना उतना आसान नहीं होता। बेसिकली डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती। अभी हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो 128 बिट प्रोसेसर्स को फैब्रिकेट कर सके, और अभी उसका ज़रूरत भी नहीं है। स्पेशली लार्ज स्केल में 128 बिट प्रोसेसर्स को फैब्रिकेट करना प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और हम यूज़र्स के लिए चाहिए क्या? परफॉर्मेंस। नॉर्मल यूज़र्स के लिए, एक कैजुअल यूज़र के लिए क्या चाहिए? परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस 128 बिट प्रोसेसर्स के साथ बहुत कम मिलेगा, यानी कि ज़्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा तभी आपको इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस मिलेगा जैसा हम 64 बिट में ले रहे हैं। तो फालतू में कोई एक यूज़र ज़्यादा पैसा क्यों पे करेगा? तो इकोनॉमिकली 128 बिट प्रोसेसर्स फ़ायदे का बिल्कुल भी नहीं है। पर जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, चीज़ें और प्रिसाइज हो रही हैं, तो शायद इन फ्यूचर 128 बिट प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़े, तब हम उनको बनाएंगे। पर मैं ये गारंटी देके कह सकता हूँ ये नॉर्मल यूज़र्स के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कामों में यूज़ होगा, स्पेशली सर्वर्स में या फिर सुपर कंप्यूटर्स में। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि 128 बिट प्रोसेसर्स क्यों अभी तक नहीं बने हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, चाहे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।